बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री। और आज इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है इसके इंशाल्लाह ताला हम 2 ही क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसकी वजह ये है स्टूडेंट्स के ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से डिस्क्रिप्टिव हैं तो इसमें टाइम लग जाएगा। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन ही डिस्टिंग्विश है, यानी कि फ़र्क बताना है आपको, और इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट पे ही आपसे पूछता है कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है इसमें क्या डिफरेंस है, और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है टाइट्रोमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस का फ़र्क। ठीक है, तो वैसे तो आप चाहें तो बुक के पेज नंबर 105 और 106 में भी आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपकी आसानी के लिए काम किया कि इस तरीके से मैंने क्रॉस कॉलम्स बना दिए हैं और इसमें तकरीबन 4 पॉइंट्स बन रहे हैं। मैं इसको आपको डिस्कस करके डिटेल में बता देती हूँ कि क्या फ़र्क होगा और कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहली चीज़, आपने हेडिंग डालनी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, क्रॉस में आप डालेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस की। फर्स्ट जो डिफरेंस होता है वो हमेशा याद रखिएगा डेफिनेशन का होता है। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले में डेफिनेशन लिख देनी है कि डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। लाइक अगर आप किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें एनालाइट जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल वो मिलीग्राम्स में कितना बन रहा है या ग्राम्स में कितना बन रहा है, तो वो सिर्फ क्वांटिटी को बता देगा। अब अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो याद रखिएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी सब्सटेंस में आयंस की, किसी एलिमेंट्स की या कंपाउंड्स की जो कि उस सैंपल में मौजूद है। लेट सपोज मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप पैरास्टामोल की जो टैबलेट है वो एक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि इसमें जो पैरास्टामोल बीपी है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 250 mg है या फिर 500 mg है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी क्वालिटी बता देती है। ठीक है, तो क्वांटिटी में आपको मिकदार पता चल जाएगी, क्वालिटी में आपको नेचर पता चल जाएगा। अगला जो डिफरेंस है वो क्या होता है कि आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ क्वांटिटी यानी मिकदार पता चल जाती है कि इस सब्सटेंस की मिकदार कितनी है। लेट सपोज आपको पता चल जाता है कि इसमें 500 mg मौजूद है कोई सैंपल, लेकिन वो सैंपल कौन सा है ये जानने के लिए आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ मूव करना पड़ेगा, जिसमें ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बता देगा। यानी ये आपको मेंशन कर देगा कि ये जो सब्सटेंस है आपका ये कौन सा कंपाउंड है, आयन है, एलिमेंट है, क्या चीज़ है। ठीक है, नंबर थर्ड जो पॉइंट है वो क्या बनता है कि इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये बहुत सारे नंबर ऑफ मेथड्स जो उसके ज़रिए परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ आते हैं तो हमारे पास कुछ सिलेक्टिव मेथड्स होते हैं। इसकी वजह बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आपको आसानी से बता दूं कि सब्सटेंस या तो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा। तो जब भी आप उसकी एनालिसिस करने जाएंगे तो आप इन 2 बातों को ही बेस बनाएंगे। अगर वो ऑर्गेनिक होगा तो फिर बाकी के रिएक्शन आप ऑर्गेनिक वाले करना स्टार्ट कर दोगे, और अगर वो सब्सटेंस आपका इनऑर्गेनिक होगा तो बाकी के जो रिएक्शंस हैं वो इनऑर्गेनिक को बेस बनाकर ना फिर आपने उसको करना है। तो इसीलिए क्वालिटेटिव मेथड में आपके पास बहुत ज़्यादा तरीक़ेकार नहीं होता। ठीक है, अब लास्ट जो इसका पॉइंट बनेगा वो आपका क्या बनेगा कि ये बेस करता है आमतौर पर फिजिकल एंड केमिकल क्वांटिफाइंग मेथड पर। मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। यानी पहले आपने इसे कैटेगरी कर दिया कि मैं इसके फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट दोनों ही परफॉर्म कर सकती हूँ, और उसके बाद उसके मज़ीद बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ आते हो तो एज आई सेड अर्लियर इसमें आपके पास 2 ही मेथड होता है, या तो आप ऑर्गेनिक एनालिसिस की तरफ बढ़ते हो या फिर इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ बढ़ते हो। तो किस्सा मुख्तसर इस तरीके से आपके पास पहला जो डिस्टिंग्विश्ड है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके 4 पॉइंट्स मैंने बना दिए, आप मज़ीद चाहें तो पेज नंबर 105 एंड 6 जो है वहाँ से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। इसका जो अगला पार्ट है यानी कि पार्ट नंबर बी, जिसमें आपसे कह रहा है टाइट्रोमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है इसका फ़र्क आपने बताना है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी सबसे पहले आपने इसी तरीके से क्रॉस कॉलम्स बना लेने हैं। एक में आपने लिखना है टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस, दूसरे में आपने लिखना है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो जो पहला डिफरेंस है वो हमेशा इसी तरीके से डेफिनेशन का होगा। इसकी डेफिनेशन में आप बताएंगे कि टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस ऐसी एनालिसिस होती है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को आप मालूम करते हैं जो कि अननोन होती है, और उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि आप पहले एक स्टैंडर्ड लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम आपको मालूम होता है। उसके बाद जो अननोन होता है उसको ब्यूरिट में लेते हैं, उसकी जो रीडिंग है उसको इस्तेमाल करके अननोन की कंसंट्रेशन आप मालूम करते हैं। ये तरीक़ेकार कहलाता है टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, इसमें आपको क्या चीज़ मालूम करनी होती है, कंसंट्रेशन।
अब आ जाते हो आप ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की तरफ, इसकी भी डेफिनेशन दे दो सीधा सीधा। ये एनालिसिस का वो मेथड होता है जिसकी मदद से आप किसी भी सब्सटेंस का वेट मालूम कर लेते हैं और फिर इस्तेमाल जो भी वेट आपने किया होता है ना, उसको यूज़ करके आप फर्दर एनालिसिस करते हैं, यानी कि फर्दर जो अपनी कैलकुलेशंस है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली इसमें ग्रेविमेट्रिक में आपने क्या चीज़ मालूम करनी होगी, वेट मालूम करना होगा किसी भी एनालाइट का, और फिर इसको आगे कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना होगा। तो टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस जो है वो कंपैरेटिवली एक रीसेंट एनालिसिस है, यानी अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक ओल्ड मेथड था, ठीक है, पुराने तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। ऑल्दो इसका जो रिजल्ट है बड़ा एक्यूरेट है, लेकिन ये मेथड कैसा है, क्लासिकल यानी ओल्ड मेथड है। जबकि इसके मुकाबले में जो टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस है ये एक रीसेंट मेथड है, मतलब ये अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, इसका रिजल्ट जो है वो रिलायबल होता है, और इसके अलावा ये कि इसको करना भी ज़रा आसान होता है, तो इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट जो बात होती है वो क्या होती है कि अगर कोई आपसे पूछे इसकी एग्जांपल दें, तो इसकी बहुत सादा सी एग्जांपल होती है टाइट्रेशन, टाइट्रोमेट्रिक की, जो कि आपने शायद 9th क्लास में टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया होगा, HCl और NaOH इन दोनों को इस्तेमाल करके, तो उससे पता चल गया होगा आपको। टाइट्रेशन जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। जबकि अगर आपसे कोई कहता है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की एग्जांपल दे दे, तो इसकी कई एग्जांपल हैं, मैं आपकी आसानी के लिए एक दो एग्जांपल्स बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है आपके पास सिल्वर क्लोराइड, और उसमें आप क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन मालूम करें या उसका अमाउंट मालूम करें, तो ये एनालिसिस कौन सी हुई, ग्रेविमेट्रिक। इसी तरीके से लेट सपोज आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है या कोई सा भी और सब्सटेंस है, और आप उसमें किसी एक आयन की जो अमाउंट है उसको मालूम करने जा रहे हो, तो इस तरह की जो एनालिसिस है वो कौन सी होगी, ग्रेविमेट्रिक। तो मैंने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रेट आयन मालूम किया है, सिल्वर क्लोराइड भी मैंने क्लोराइड आयन मालूम किया है, और इनका मैंने क्या मालूम करना होगा, वेट, और फिर मैं आगे फर्दर क्या चीज़ कर सकूँगी, कैलकुलेशन। तो इस तरीके से आपकी जो दोनों डिफरेंस है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अगर चॉइस मिलती है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपसे कोई पूछ रहा है कि क्लासिकल मेथड ज़्यादा रिलायबल है या इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको इस तरीके से डिफरेंस में करके समझाने के लिए सिर्फ आपको ये क्वेश्चन किया। आप चाहें तो इसको पैराग्राफ की शक्ल में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। इस तरीके से करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको क्रॉस पॉइंट्स में फ़र्क बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से समझाना है। तो क्लासिकल मेथड होता है हमेशा पुराना मेथड, और इंस्ट्रूमेंटल मेथड का मतलब क्या होता है कि ये वो मेथड होता है जिसमें आप कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे जो पहला डिफरेंस आ जाता है वो ये होता है कि इसमें जो भी समझ लीजिए कि प्रोसीजर होता है वो बड़ा सिंपल होता है, यानी कि बड़ा आसान होगा इसमें प्रोसीजर, और इसके साथ साथ इसमें एक्यूरेसी भी होगी। तो ऐसा जो काम होगा वो एक्यूरेट भी होगा और सिंपल भी होगा, बहुत आसानी से स्टूडेंट्स कर लेते हैं। लैब में वो वाले जो मेथड है वो क्लासिकल मेथड होते हैं। लेट्स सपोज टाइट्रेशन कर रहा है कोई बच्चा, तो वो क्लासिकल मेथड है। अब होता क्या है कि अगर आप इंस्ट्रूमेंटल मेथड की तरफ जाएं तो इसमें जो है जो मेथड है ये इतना आसान नहीं होता, बल्कि जो उसका प्रोसीजर होता है ये बड़ा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव किस सेंस में होता है कि देखिए मशीनरी जो होती है ना, इसे हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसके लिए ख़ास अमला चाहिए होता है, इसके लिए ख़ास लोग चाहिए होते हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है, वही वो उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेथड कंपेरेटिवली कैसा हुआ, सेंसिटिव। हर बच्चे को तो आप खड़ा नहीं कर देंगे ना इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रीडिंग लेने के लिए, पहले उसे गाइड करेंगे फिर उसे खड़ा करेंगे। इसीलिए ये वाला जो मेथड है ये कैसा हुआ, सेंसिटिव मेथड हुआ। अब अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि इसके अलावा क्या बात ख़ास हो सकती है, तो ये हो सकती है कि इसमें जो भी चीज़ें आपके लिए रिक्वायर होंगी ना, यानी जो भी एसेसरीज़ होंगी जिससे आप ये परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, तो ये जो एसेसरीज़ होंगी ये बहुत चीप होंगी। चीप से मेरी मुराद ये कि बड़ी आसानी से आपके लैब में अवेलेबल होंगी। फॉर एग्जांपल ब्यूरेट है या फिर पिपेट्स हैं या फिर आपके पास बीकर है, ये बहुत चीप एसेसरीज़ होती हैं। लेकिन इसमें जो आपको एसेसरीज़ रिक्वायर्ड होती हैं ये कंपैरेटिवली आप समझ गए होंगे कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। मतलब इसमें जो क्यूबिट्स लगती हैं या फिर इसमें ग्लास से बने हुए मटेरियल्स लगते हैं या फिर इसमें ऐसी चीज़ें लगती हैं जो कंपैरेटिवली काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो इसका बजट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका बजट बहुत कम होता है। नंबर नेक्स्ट जो है जो डिफरेंस हो सकता है इसमें वो क्या हो सकता है कि इससे हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट करते हैं, नो डाउट, इससे भी हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो कैसा होता है, बिल्कुल एब्सोल्यूट रिज़ल्ट आता है, आपकी एब्सोल्यूट मेजरमेंट होती है। लेकिन अगर आप इस पे देखें, बात करें इंस्ट्रूमेंटल मेथड के ऊपर, तो इसके पास जो रिज़ल्ट आएगा ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा, यानी इसमें कोई एरर की गुंजाइश ही नहीं होती। इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि इसका रिज़ल्ट होता है प्रिसाइज रिज़ल्ट। प्रिसाइज रिज़ल्ट का मतलब होता है कि ऐसा रिज़ल्ट जिसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये ह्यूमन हैंड नहीं कर रहा है, ये कौन कर रहा है, मशीन कर रहा है, एंड दीज आर जस्ट लाइक द रोबोट्स। तो इनसे गलती नहीं होती इतनी जिस तरीके से हम इंसानों से हो सकती है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो बात होती है वो क्या होती है
कि इसमें थोड़ा ये कह लीजिए गड़बड़ का चांस ज़्यादा होता है, इसमें जो गड़बड़ का चांस है वो कम होता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें बिग एरर पॉसिबल है। क्यों? इसकी वजह ये होती है कि ह्यूमन बीइंग के हैंड कर रहे हैं। इसमें एरर बिग नहीं होते, इसमें बहुत माइनर एरर होंगे। माइनर एरर से मेरी क्या मुराद है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट जो वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, इस वजह से इंस्ट्रूमेंट जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा, आप उस एरर को डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक बाय हैंड कैलकुलेशन करें तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। कहीं आपने किसी एक सैंपल को ज़्यादा बना लिया, किसी कंसंट्रेशन गलत बना ली, कहीं पर आपने मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं कर ली, तो यहाँ पे एरर के बहुत से चांसेस अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं। यहाँ पे कंपेरेटिवली आपके एरर कम होंगे, ठीक है। फिर क्लासिकल मेथड में एक प्रॉब्लम जो है वो और भी होगी, वो क्या होगी कि ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, यानी कि एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। मैं किस सेंस में इसको कह रही हूँ लॉन्ग प्रोसेस के, लेट सपोज जाहिर सी बात है मैं टाइट्रेशन की मिसाल यहाँ इसलिए दे रही हूँ कि वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने परफॉर्म की हुई होगी। तो आप देखते हो, आप लैब में जाते हो, आप एक सोल्यूशन बनाते हो, फिर ब्यूरेट में डालते हो, उसके बाद पपेट से मेजर करते हो HCl, उसके बाद इंडिकेटर डालते हो। इन तमाम कामों में बहुत वक्त लग जाता है, तो लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसके बाद आपको आपका रिजल्ट जो है वो मिल रहा होता है। जबकि ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस होता है। इसमें आपके पास सैंपल बस जस्ट आपने बनाया, उसको इंस्ट्रूमेंट में डाला, क्यूबिट में डाला और उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर दिया और आपके पास विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है वो रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो कंपैरेटिवली कैसा होता है, शॉर्ट प्रोसेस होता है। किस सेंस में कि रिज़ल्ट जो है वो आपको इसका बहुत फास्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो एक और लास्ट मैं आपको बता रही हूँ वो क्या होती है कि इसमें सैंपल की ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है, यानी कि लार्ज सैंपल रिक्वायर्ड होता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि इसमें काम करने के लिए कम से कम अगर आपके पास सैंपल होगा तो 5 ml एटलीस्ट तो होना चाहिए। तो लार्ज सैंपल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है इसमें आपको क्या होगा, बहुत शॉर्ट ml यानी कि बहुत स्मॉल सैंपल जो है वो भी अगर आपको मिल गया तो वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। आपने जस्ट उसको मशीन में क्या करना है, ऐड करना है, अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना और रीडिंग जो है वो ले लेनी है। इस तरीके से आपका रिज़ल्ट जो है वो आसानी से आ जाएगा। तो किस्सा मुख्तसर स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये आपको एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, इसकी एसेसरीज़ भी एक्सपेंसिव हैं आपके पास, और इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी कॉस्ट लगती है। तो अगर आप बजट फ्रेंडली के हिसाब से देखेंगे तो क्लासिकल मेथड ज़्यादा रिलायबल होता है। और अगर आप इस सेंस में देखते हैं कि आपको बस रिजल्ट्स की परवाह है और आप चाह रहे हैं कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिले जो कि एरर फ्री हो, तो आपके लिए फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड बहुत बेहतर है। ये कन्वीनियंट भी है, ये टाइम भी सेव करेगा, इसका रिजल्ट भी 100% रिलायबल होगा और ये एरर फ्री होगा, ठीक है। तो अब आप चाहें तो इन पॉइंट्स को किसी भी तरीके से सम अप कर लें, चाहे तो इस तरह डिफरेंस में कर लें, चाहे तो पैराग्राफ की शक्ल में कर लें। और मज़ीद आपके बुक के पेज नंबर 118 पर भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। आई होप सो कि आज की जो दोनों क्वेश्चंस हैं इसके तीनों पार्ट टोटल जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्योंकि वीडियो कुछ लंबी हो रही है तो इंशाअल्लाह ताला इसके जो बाकी के 2 क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेकअप करवाती हूँ। और इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि मुझे आइडिया हो कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इन वीडियोस में मज़ीद ऐड होनी चाहिए, ठीक है। आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।